लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो हाइड्रोलिसिस होता है उसके बेसिस पे हम कैसे उसको मोनोसैकेराइड्स बोल सकते हैं या पॉलीसैकेराइड्स बोल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर हमने उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस पढ़ी थी। आज हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, ये उस दिन भी हमने किया था। इसमें मैंने क्या बताया था कि मोनोसैकेराइड्स में होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब यहाँ पे मोनोसैकेराइड का क्या मतलब होगा, इस वाले अगर कार्बोहाइड्रेट को, इस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगी, मतलब कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगी, तो कोई भी एक ही यूनिट यहाँ से निकलेगा। मतलब एक ही यहाँ से, सपोज यहाँ पे मैं बहुत सारा एक नेकलेस ले रही हूँ, इसके पास बहुत सारे पर्ल्स है, तो अगर सपोज मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ या इसका धागा खोल दूंगी तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सपोज एक यूनिट निकलेगा, एक मोती निकलेगा, तो दैट मीन्स कि मोनोसैकेराइड हो जाएगा। 3 से लेके 10 तक होंगे तो ओलिगो हो जाएगा, और अगर 10 से ज्यादा हो जाएगा इनफाइनाइट तक, तो दैट मीन्स कि पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज, सेकेंड वाले का, ओलिगो वाले में तुम देख सकते हो सुक्रोज। इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूंगी H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना, तो हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दोनों का उस दिन मैंने करवाया था, रिएक्शन भी लिखवाया था। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें एल्डिहाइड होगा और इस वाले में कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, पॉली वाले में क्या होगा, स्टार्च होगा। अब सपोज मैं इस वाले को हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ वाटर के साथ, तो इसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज
मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। मतलब कि सपोज एक मैं माला है, इसमें से इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ तो बहुत सारे मोती निकलेंगे ग्लूकोज के। दैट मीन्स कि स्टार्च जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ छोटे छोटे मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये लिख लो। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो स्टार्च का फॉर्मूला है और इसके ऊपर अगर मैं वाटर ऐड करूंगी, यहाँ पे देखो 10 है, अगर इसके और इसके फॉर्मूला में मैं कंपेयर करूंगी तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। दिख रहा है? अब सपोज किसी को एग्जाम में स्टार्च का फॉर्मूला नहीं याद रहता तो क्या करोगे, ग्लूकोज का तो सबको याद रहता है, ग्लूकोज वाले में से एक H2O माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास स्टार्च का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस किसी को नहीं याद रहता है। और बाकी जैसे कि सपोज सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, कुछ भी है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो ग्लूकोज के जैसा सेम ही होता है, यही सेम इसका होगा, यही इसका होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा और यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा। दूसरी बात, अगर सपोज सुक्रोज का है या आगे भी हम जितने भी करेंगे तो उसमें कोड वर्ड याद रखोगे। जैसे कि सपोज अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसमें कार्बन होगा ही होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा, ऑक्सीजन भी होगा, मतलब CHO तो होगा, बस कोड वर्ड याद कर लेना। जैसे कि स्टार्च है तो इसका क्या हो जाएगा 6, 10 एंड 5। सुक्रोज है उसका वैसे करके याद कर लोगे, ग्लूकोज है 6, 12 एंड 6, इस तरीके से याद कर लोगे। अब एक और लिख लो एक्स्ट्रा में, रैफिनोज, RAFFI, ओलिगो के अंडर ही आता है ये भी, RAFFINOSE। इसका फॉर्मूला होगा C18H32 C18H32O16। अब इसका वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाओगे, मतलब अपॉन हाइड्रोलिसिस 16 अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो पॉलीसैकेराइड्स के अंडर, these are polymers of monosaccharides। अब जो हम बार बार वर्ड यूज करें सैकेराइड्स, लिख लिया। अब जो हम वर्ड यूज करें सैकेराइड्स, सैकेराइड्स एक्चुअली जो वर्ड है वो सैकरम से डेराइव हुआ है। सैकरम लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है शुगर।
पहले भी सुना होगा। तो शुगर का मतलब होता है कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। कभी लाइक कोई डाइटिंग करता है तो वो क्या करते हैं, शुगर अवॉइड करते हैं कि ताकि उनका जो फैट है वो रिकवर हो जाए उसके वजह से। लाइक सपोज कोई, या सपोज किसी की शुगर डाउन हो जाती है या इंसुलिन लेवल कम हो जाता है तो वो शुगर लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले। या फिर कैफीन होती है, कैफीन भी एक एनर्जी या फिर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक होता है, ठीक है, कॉफी, कैफीन। अब नेक्स्ट लिखो इसी में, एग्जाम्पल्स आर, ये लिख लिया पॉलीसैकेराइड्स में, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल्स आर स्टार्च, स्टार्च का हमने देख लिया कि स्टार्च के n अगर हम यूनिट्स को लेंगे तो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ये एग्जाम में पूछता है कि इसका एग्जाम्पल क्या, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा नेम्स वगैरह। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। अब लिखो स्टार्च, हेडिंग दो 1 नंबर स्टार्च। It is a polymer of, it is a polymer of alpha glucose and a major reserve, and a major reserve food in plants। जो भी लिखवा रही हो इंपॉर्टेंट है, याद करना है। It turns blue with iodine। अब देखो जब मैंने इसका बताया कि यहाँ पे इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस के ऊपर ब्रेक डाउन करूंगी तो यहाँ पे ग्लूकोज आएगा। उस दिन मैं बता रही थी कि ग्लूकोज के दो फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो एक्चुअल में ये जब ब्रेक डाउन होगा इसका, तो ये जो है वो अल्फा ग्लूकोज के फॉर्म में ही डराइव होगा। हमें ये चीज याद रखनी है। अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, 5th नंबर वाला जो कार्बन होता है उसका OH ग्रुप अगर उस तरफ हो जाएगा तो अल्फा, इस तरफ हो जाएगा तो बीटा, बताया था उस दिन। अब लिखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। हाँ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन अमाइलोज, अमाइलोज 20%। इट इज अनब्रांच्ड and water soluble polymer। It is unbranched and water soluble polymer। नेक्स्ट लिखो अमाइलोपेक्टिन, सेकंड नंबर। अमाइलोपेक्टिन 80%, a branched water insoluble polymer। a branched water insoluble polymer। अब देखो इस वाले में कैसे याद कर सकते हो, ये ऊपर वाला हो गया।
अब देखो यहाँ पे अमाइलो अमाइलो तक दोनों का नाम सेम है, यहाँ से डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एस से आ रहा है, यहाँ पे पी से आ रहा है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, एस, एस मतलब अमाइलोज, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एस, इसका यू, यू मतलब अनब्रांच्ड, और यहाँ पे एस, मतलब एस यू एस, जहाँ पे भी होगा एस का मतलब हो जाएगा अमाइलोज, यू मीन्स अनब्रांच्ड, एस मीन्स कि ये वाटर सॉल्युबल होगा। एक का अगर याद रहेगा तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। इस वाले में क्या करोगे, ये वाला जो है अगर ये अनब्रांच्ड है तो दैट मीन्स ये वाला ब्रांच्ड होगा, ये वाला वाटर सॉल्युबल है दैट मीन्स कि ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो सेल्यूलोज। अब देखो सेल्यूलोज का भी फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसका भी, जैसे स्टार्च का है C6H10O5, वैसे ही सेम सेल्यूलोज का भी है C6H10O5। अब प्लांट्स में जब एनर्जी को स्टोर करना होता है तो वो एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और अगर एनिमल्स में स्टोर्ड होती है तो वो सेल्यूलोज के फॉर्म में स्टोर होगी, ये बायो में भी पढ़ा होगा। लिखो, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड स्ट्रक्चरल polysaccharide of plants. It is important food source. It is important food source of some animals. It is a polymer of beta glucose. It is a polymer of beta glucose. अब देखो स्टार्च में क्या था, वो अल्फा ग्लूकोज का था पॉलीमर, तो स्टार्च में इस वाले में देखो ए आता है, दैट मीन्स कि अल्फा का होगा, और अगर हम सेल्यूलोज का पढ़ रहे हैं तो वो वाला बीटा का आ जाएगा। बी, ए बी सी डी जब हम पढ़ते हैं तो बी के बाद जस्ट सी आता है, तो उसको वैसे रिलेट कर लेना कि सी के साथ बी होता है, इसलिए वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, द चीफ सोर्सेज ऑफ सेल्यूलोज आर, the chief sources of cellulose are wood, it contains 50% cellulose. Second number, cotton, it contains 90% cellulose. अब नेक्स्ट हेडिंग दो, ग्लूकोज। म्यूटा रोटेशन, when either of the two forms when either of the two forms when either of the two forms of glucose is dissolved,
when either of the two forms of glucose is dissolved in water, there is a spontaneous change in specific rotation till the equilibrium value of plus 52.5 degree. Plus 52.5 degree. This is known as muta rotation. अब देखो, जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो फिफ्थ वाले कार्बन का जस्ट मैं बता रही हूँ यहाँ पे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सपोज अगर फिफ्थ वाले कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो अगर राइट साइड पे हो जाएगा तो उसको हम अल्फा डी बोलते हैं, राइट। और अगर सपोज ये OH वाला जो ग्रुप है इसको मैं उल्टा मिरर में रोटेट कर देती हूँ, मतलब ये वाला जो ग्रुप है अब नीचे वाले साइड में इस तरफ आ जाएगा और H ग्रुप है वो उस तरफ, मतलब इसको मैंने जस्ट फ्लिप कर दिया है। इमेजिन हो पा रहा है? मतलब सपोज यहाँ पे ये है, इसको मैंने क्या किया, जस्ट ऐसे करके फ्लिप कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, जैसे अगर मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर कल मैंने बताया था, उसमें क्या था लास्ट क्लास में, उसमें क्या था कि हमारे पास 6 कार्बन के टोटल थे, सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड था, फिर उसके बाद 2 डिग्री वाले अल्कोहल ग्रुप थे, लास्ट में 1 डिग्री वाला था, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या बोला, अगर इस साइड है तो अगर सारा का सारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होगा, कायरल कंपाउंड्स है। कायरल कंपाउंड्स 11th में पढ़ा है, उसमें क्या होता है, कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जब उसको प्लेन ऑफ, जब उसको लाइट, पोलराइज लाइट के थ्रू पास कराते हैं तो उसका जो प्लेन होता है उसको वो चेंज कर देता है, उसको कायरल सब्सटेंसेस बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन्स कि ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो मतलब कि ये किसी ना किसी रोटेशन में, किसी ना किसी एंगल पे ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा होगा ड्यू टू इट्स ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टी, ये भी कुछ ना कुछ रोटेशन दे रहा होगा। तो जब हम इसको, पोलरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि वो कितना, किस एंगल से पोलराइज्ड लाइट का जो एंगल है उसको चेंज कर देता है। तो उसमें जब पोलरीमीटर में हम देखते हैं, पोलरीमीटर में देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, अल्फा डी वाला जो होता है आइसोमर वो 111.5 डिग्री पे रोटेट करता है कंटिन्यूअसली, और ये वाला जो है वो 19.5 डिग्री पे रोटेट करता है। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि सपोज मैं अल्फा डी वाले को वाटर में डिसॉल्व कर देती हूँ तो इसकी जो रोटेशन होगी वो 52.5 डिग्री से चेंज हो जाएगी। बस डिजिट याद रखना है, मैं क्या बोल रही हूँ फिर से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर बार आता है, ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो करके जाना है। इस वाले में देखो मैंने क्या बोला कि अगर राइट साइड में OH ग्रुप है तो इसको हम अल्फा बोल देंगे, अगर लेफ्ट साइड में इसको जस्ट मैं ऐसे करके फ्लिप कर दूंगी राइट साइड में इसका, तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अब दूसरी बात मैंने क्या बोली कि जब हम इसको पोलरीमीटर में देखते हैं तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है कि वो जो प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट है उसको कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है, पढ़ा है ना ये। तो अब देखो कायरल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है, तो अब जब हम पोलरीमीटर में ऑब्जर्व करते हैं तो अल्फा डी जो होता है वो इतने से रोटेट करता है इस वाले एंगल से, और बीटा डी वाला जो होता है आइसोमर ग्लूकोज का वो इतने वाले से रोटेट करवाता है। तो अब सपोज मैं अल्फा डी को वाटर में डिसॉल्व करवा रही हूँ और इसको भी मैं अलग से वाटर में डिसॉल्व करवा रही हूँ। सपोज मेरे पास दो ऐसा सेटअप है जिसमें कि मैंने वाटर लिया है, अब इस वाले को भी मैं वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ, इस वाले में भी वाटर पे डिसॉल्व करा रही हूँ। अब वाटर में डिसॉल्व कराने से पहले इसका जो एंगल है वो इतना था जो मैंने बता दिया,
अब इसमें भी बीटा वाले में भी वाटर में डिसॉल्व करने से पहले इसका एंगल जो था वो इतना था, बट जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करवा दूंगी तो इसका जो एंगल है वो 52.5 डिग्री से चेंज हो जाएगा, इस वाले का भी 52.5 डिग्री से चेंज हो जाएगा। इसी को हम कह देते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा, म्यूटा जो वर्ड है वो म्यूचुअल से आता है, मतलब कि ये भी सेम एंगल से रोटेट कर देगा, ये भी सेम एंगल से रोटेट कर देगा। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, अगर सपोज तुम्हें एग्जाम में आएगा इसका म्यूटा रोटेशन का, तो अभी जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बोली वो लिखोगे और साथ में ये इक्वेशन लिखोगे जो मैं बता रही हूँ अभी, और ये भी अगर लिख दोगे तो एक्स्ट्रा भी मार्क्स मिल सकते हैं। अगर सपोज कोई कुछ भूल जाएगा बीच में, इक्वेशन नहीं याद रहेगी, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे दोनों का ही जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा 52.5 डिग्री से। कोई है जिसको म्यूटा रोटेशन नहीं समझ में आया? हो गया? अब नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब हम जब जनरल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसमें हमें पहले हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज पढ़ रहे थे, इसीलिए हम इसको अल्फा बीटा फॉर्म में डिस्टिंग्विश कर रहे थे। अब हम सिंपल इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, वो अलग अलग उसके हिसाब से उसके प्रॉपर्टीज को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अब सपोज जब जब सबसे स्टार्टिंग में जब ग्लूकोज एग्जिस्ट किया होगा तो हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब हमें इसका ये पता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, बट अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, 2 डिग्री अल्कोहल भी है, और इसमें ये 1 डिग्री अल्कोहल भी है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि CHO ग्रुप भी है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है, हमारे पास 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें देखेंगे। अब सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा इस वाले में, अगर मैं सपोज HI
के साथ इसका रिएक्शन करवा दूंगी और थोड़ी सी हीट दे दूंगी, तो सिंपली क्या होगा, सारे के सारा ये जो है वो एल्केन चेन में चेंज हो जाएगा, मतलब कि सीधी हमें हेक्सेन की चेन मिल जाएगी। इसको हम एन हेक्सेन भी बोल सकते हैं। सिंपल रिएक्शन है, HI के साथ इसको हमने रिएक्ट करवाया, इस पूरे के पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। इसमें हम अल्फा और बीटा फॉर्म नहीं देख रहे, हम सिंपल इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले में अगर हम इसको HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे और थोड़ी सी हीट देंगे तो सिंपल ये हेक्सेन में चेंज हो जाएगा। हो गया। अब देखो इस वाले से हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि टोटल जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन होते ही होते हैं और स्ट्रेट चेन में है। इस वाले टेस्ट से हमें ये प्रूव हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है इसमें प्रूव, कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर हम देखेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर 1 डिग्री अल्कोहल है। अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये वाला हो गया। ये एल्डिहाइड ग्रुप था, इसको जस्ट मैंने ओपन करके लिख दिया है, ऐसे ही लिखते हैं। अब इसका हम रिएक्शन करवा देंगे। हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब अमीन ग्रुप कैसा होता है, NH2, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी हो गई और यहाँ पे OH, ये हाइड्रोक्साइल हो गया, ये अमीन हो गया। अब इसी को ही मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब मैंने पढ़ाया था एल्डिहाइड वाले में भी, वोल्फ किश्नर सॉरी, एक रिएक्शन में मैंने बताया था, उसमें क्या होता है शिफ्ट बेस वाले में, कि यहाँ पे जो N होता है इसका 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से इन दोनों का अगर आपस में एल्डिहाइड वाले ग्रुप का, मतलब कि जो कार्बोनिल वाला है इसके साथ अगर ये वाला होगा तो इसका रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मतलब यहाँ का H2 निकलेगा और यहाँ का O निकलेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब देखो वहां पे एल्डिहाइड वाले में मैंने तुम्हें 4-5 टेस्ट बताए थे, टूलेंस रिएजेंट बताया था, फेलिंग्स बताया था, बेनेडिक्ट्स बताया था, शिफ्स रिएजेंट भी बताया था। तो मैंने क्या बोला था कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहां पे तो वो शिफ्ट स्पेस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हमें पिंक या मैजेंटा पिंक कलर हमें डराइव होता है। अगर नहीं होता तो दैट मीन्स वहां पे कीटोन ग्रुप है, तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही वो टेस्ट देता है। या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड का तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अगर कीटोन का रिएक्शन में करवाऊंगी तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे
एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ से कंफर्म हो गया बिकॉज इसका इसका आपस में रिएक्शन हो गया। अगर यहाँ पे कीटोन होता, सपोज यहाँ पे मैं ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लेती, फ्रक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप हो जाता, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे कीटोन आ जाता है, वो वाला हम देखेंगे आगे। तो अगर मैं सपोज उसका रिएक्शन इस वाले के साथ करवाऊंगी तो रिएक्शन नहीं होगा, और अगर सपोज इसका रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे तो ये दैट मीन्स कंफर्म है कि यहाँ पे ग्लूकोज है और इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। यहाँ पे एक चीज लिख लेना बस, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कीटोन होगा तो वो रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर सपोज तुम्हें कोई कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड वाला रिएक्ट कर जाएगा, पिंक मैजेंटा कलर मिलेगा, और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। बड़े आगे अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले में अगर सपोज मैं HCN के साथ रिएक्ट करवा देती हूँ, अगेन एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम एक और टेस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जब HCN होगा तो ये पता है जो CN ग्रुप होता है ये वाला नाइट्राइल ग्रुप होता है, ये वाला कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। जैसे HCl एसिड होता है उसको हम ब्रेक करते हैं H प्लस और Cl माइनस में, वैसे इस वाले को ब्रेक कर देंगे H प्लस और Cl माइनस में। और इस वाले में मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड वाले में या फिर कार्बोनिल वाला जो ग्रुप होता है CO ग्रुप होता है, इसमें पोलैरिटी होती है, ऑक्सीजन में नेगेटिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव होता है। अगर सपोज मैं इस वाले एक बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगी तो क्या होगा, C प्लस और O माइनस। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, Cn माइनस जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो अगर कार्बोनिल है तभी तो रिएक्ट कर रहा है। इस वाले को जब यहाँ पे हो जाएगा इसको हम कह देंगे साइनो हाइड्रीन। साइनो मतलब ये वाला साइनो ग्रुप और ये वाला हाइड्रीन, मतलब इसका नाम इस वाले का ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन।
हो गया। अब HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग होता है कि रिड्यूसिंग होता है? बहुत बार बताया है, जितने भी एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले तो इस वाले को ऑक्सीडाइज करवा देगा, और फिर ये 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है। तो इससे कंफर्म होगा कि इसके पास 1 डिग्री अल्कोहल भी है। 1 डिग्री अल्कोहल इसमें से कौन सा है? ये वाला 2 डिग्री है, बिकॉज इस वाला कार्बन की कनेक्टिविटी एक इधर कार्बन के साथ है और एक इधर कार्बन के साथ है। दैट मीन्स कि ये वाला जो इतने जो चारों के चारों कार्बन है, ये वाला जो अल्कोहल ग्रुप है वो 2 डिग्री वाला है, और ये जो टर्मिनल वाला है ये 1 डिग्री वाला है। तो अब हमें इस वाले टेस्ट से ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल भी है। तो अगर सपोज इसका मैं रिएक्शन करवा दूंगी HNO3 के साथ, यहाँ पे ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा, ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा, मतलब इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा ये वाला, और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, बट ये 2 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जहां पे भी ये वाली लिंकेज होगी इसको हम एनहाइड्राइड बोल देते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सपोज अगर मैं इस वाले केस में देखूंगी तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होगा, अगर इसको मैं बीच में से बाइसेक्ट करूंगी तो ये इस तरफ भी सेम आ जाएगा, इस तरफ भी सेम आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ से सपोज मैंने बताया था कि जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, राइट? तो एसिडिक इन नेचर होता है, उसका मतलब क्या होता है कि H+, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक अल्कोहल है, तो इसको अगर मैं डिसोसिएट करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा, H+ निकलेगा। इसी H+ की वजह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने कार्बोक्सिलिक वाले में भी सेम पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी
अल्कोहल वाले OH ग्रुप्स है वो सारे क्या करेंगे, H प्लस लिबरेट करेंगे। यहाँ से 4H प्लस निकलेंगे हमारे पास, यहाँ से 5H प्लस निकलेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिमेट्रिकल केस है तो इसको या तो मैं इधर से ब्रेक कर दूंगी यहां से, या फिर यहां से ब्रेक कर दूंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे O नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो H प्लस निकल रहा है 4 बार निकलेगा, यहाँ से 4 अल्कोहल ग्रुप है तो 4H प्लस आएंगे, यहाँ पे एक H है तो यहाँ से एक H प्लस आएगा। तो टोटल ओवरऑल मिला के कितने हो जाएंगे, 5H प्लस। तो जब हम सपोज एसिटिक एनहाइड्राइड को इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें इसके 5 मोल्स की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है वो 5 अल्कोहल ग्रुप्स है। तो अगर सपोज यहाँ पे मैंने इस वाले को यूज किया तो 5 टाइम्स अगर है तो दैट मीन्स कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 5 कार्बन है जिसके पास अल्कोहल ग्रुप है। अंडरस्टूड। तो अब देखो एसिटिक वाला क्या होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है, अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये नेगेटिव में हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया। अब ये जो नेगेटिव वाला होगा यहाँ से H प्लस जो निकल रहा है 5 पर, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3COH, ये आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स। उसके बाद ये वाला जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव है और H प्लस है, यहाँ पे भी O नेगेटिव और H प्लस है। तो सिंपली क्या करेंगे, H प्लस की जगह पे ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे काम किया था पहले अल्कोहल वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। अब इसी को हम मल्टीपल टाइम्स करें, मतलब रिएक्शन सेम है, बस इसके मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो ज्यादा है, यहाँ पे एटॉमिसिटी की वजह से ग्रुप्स इसमें ज्यादा, इसीलिए हम इसको 5 टाइम्स कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें एल्डिहाइड और अल्कोहल चैप्टर क्लियर है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। हम्म, बस एक और है लास्ट। हो गया। और भी वैसे इसमें टेस्ट है बट ये सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लेना जो मैं PDF सेंड करूंगी। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन।
दे आर ऑलवेज कायरल, बट एक्सेप्शन में है टोटल हम 20 अमीनो एसिड्स की स्टडी, वो लिख लिया। अब देखो अमीनो एसिड्स के का जो नाम है वो कहाँ से आएगा। सपोज एक कार्बन है, इसमें एक तरफ NH2 ग्रुप है और सेम इसी वाले कार्बन पे COOH ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। मतलब कोई भी अमीनो एसिड्स, वैसे हम 20 की स्टडी करते हैं बट बहुत सारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे से डेराइव होके, बट हम जो बेसिक वाले होते हैं 20 वाले को स्टडी करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, सबके स्ट्रक्चर में क्या कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा। बस यहाँ पे एक R ग्रुप होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप होगा। इस एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि वो अमीनो एसिड का नेचर बेसिक है या फिर एसिडिक है। इसका नाम कहाँ से आया, अमीनो एसिड्स। अमीनो मतलब अमीन ग्रुप है यहाँ पे, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ग्रुप है इसमें, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स टुगेदर एक साथ लिंकअप होके डिफरेंट तरीके की ब्रांचिंग करते हैं या लिंकिंग करते हैं, उसके वजह से हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं या बाहर से हम जो डराइव करते हैं वो प्रोटीन हमें डराइव होता है। ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स है सब में अमीनो एसिड्स है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट लिंकिंग करके यहाँ पे हमें प्रोटीन्स देते हैं। अब देखो ये जितने भी तुम 20 जितने भी तुम पढ़ोगे अमीनो एसिड्स, वो सारे के सारे कायरल होंगे। कायरल क्यों होंगे, ये ग्रुप भी डिफरेंट है कार्बन के अराउंड, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है। ठीक है, अगर किसी भी कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते तो उसको हम क्या कह देते हैं, कायरल। दैट मीन्स कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, इसमें भी एक ये कार्बन है, कार्बन के साइड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। ये मैंने बोला ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, बस यहाँ पे ये डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे R की जगह पे क्या है, H है। अब देखो यहाँ पे दो ग्रुप सेम हो गए, इसीलिए कायरल नहीं एक कायरल हो जाएगा। इसका नाम होता है ग्लाइसिन और ये डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको याद रखना, ये एक्सेप्शन है बस। बाकी जितने भी होंगे सब में जो R वाला ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाएगा। और एक और याद रखना, ये पहले सुना है बायोलॉजी में इनके नाम, पढ़ा हुआ है ये पहले से। अब देखो एक प्रोलीन होता है, इसमें याद रखना ये जो अमीनो एसिड है ये 2 डिग्री अमीनो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर भी है, बट तुम्हें बस ये याद रखना है कि ये 2 डिग्री अमीनो एसिड है, बस ये दोनों बातें याद रखनी है। क्या हो रहा है,
प्रोलीन और ग्लाइसिन ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है, बार बार बोल रही हूं मैं। अब इस वाले में देखो नोमेनक्लेचर कैसे होगा। इस वाले में नोमेनक्लेचर देखो कैसे होगा। NH2 ग्रुप के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर सपोज NH2 ग्रुप जो है वो राइट साइड में है तो इसको हम डी अमीनो एसिड बोल देंगे। और अगर सपोज NH2 ग्रुप जो है मैं इसको इस वाले को इस तरीके से रोटेट करवा दूंगी, मतलब COOH वाला ग्रुप है वो इधर आ जाएगा, NH2 ग्रुप इधर आ जाएगा, तो उसको हम L अमीनो एसिड बोल देंगे। टेक्स्ट तुम लोग का टेस्ट कब है? प्रिपेयर्ड है या एक रात पहले प्रिपेयर करोगे? कहाँ तक पहुंचा अभी तक? किसी को कोई डाउट है अल्कोहल चैप्टर में? जो नोट्स पढ़ा है अच्छे से पढ़ना, उसमें से ही है सब कुछ, कुछ बाहर से नहीं है। अगर पढ़ा होगा या सुना भी होगा क्लास, नहीं मैंने PDF सेंड किया हुआ है उनको, मैं कह देती हूँ। बड़े आ गए? नहीं अभी है, अभी रहता है बहुत सारा पार्ट थोड़ा। हाँ मुझे पता है। बस एक क्लास देख लो यहाँ पे, ये लिख लिया तुम लोगों ने? अब देखो इसकी एक बस प्रॉपर्टी होती है, वो याद कर मतलब समझ लेना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये वाला जो है इसके पास लोन पेयर है, दैट मीन्स कि ये बेसिक ग्रुप है। ये वाला इसके पास COOH ग्रुप है, इसको हमने पढ़ा है, ये एसिडिक ग्रुप है। तो अब देखो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाला H प्लस को रिलीज करता है और ये वाला क्या करता है, बेस जो होता है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब देखो इस वाले को हम कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ से जो H प्लस है ये O माइनस और ये H प्लस है, जो बातें करें उसको मैं बोर्ड पर बुला रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से H प्लस है एसिड वाला रिलीज करेगा, बेस वाला एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस इसको ये याद रख लो, ये इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ से H प्लस निकलेगा और वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। सेम मॉलिक्यूल में मतलब इसी वाले मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और ये आपस में ये जो है इक्विलिब्रियम में होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की। रिकॉर्डिंग